यूपीएससी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि हर साल उसको 18 to 20 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट मॉड्यूल से पूछने ही पूछने हैं एट एनी कॉस्ट, चाहे वो कहीं से पूछे या ना पूछे। फॉर द ऑब्वियस रीजंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन दोनों के साथ में ही होता है। अब मज़े की बात क्या है? मज़े की बात यह है कि 90% ऑफ द क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ लॉजिक विद द बेसिक नॉलेज। मैं आपको भी दिखाऊंगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सिर्फ आप बेसिक नॉलेज, अगर आपका हाई यील्डिंग थीम्स पे अच्छा कमांड है तो आप 90% से ऊपर स्कोर कर सकते हो। आपको मोटी मोटी शंकर आईएएस की बुक, पीएमएफ की 900-1000 पन्ने की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है क्या कि शंकर आईएएस पढ़ के जाओगे तभी इन्वायरमेंट क्लियर होगा? नहीं, नॉट एट ऑल। अभी हम सिलेबस को भी समझेंगे। सिलेबस की एनालिसिस करनी बहुत ज़रूरी है अगर इन्वायरमेंट को समझना है तो। पीवाईक्यूज़ के एनालिसिस करेंगे, मैं आपको डे वाइज शेड्यूल दूंगा, मैं आपको सोर्सेज भी दूंगा, मैं आपको हाई यील्डिंग थीम्स के लिस्ट भी दूंगा। आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग। मेरा काम है आपके लिए चीज़ों को आसान करना और मैं आसान करके ही जाऊँगा। ठीक है, चलो लेट्स बिगिन विद द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो पहला क्वेश्चन है, देखो 2025 का एक क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन है सेट ए का। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन इंडिया इज लेस देन 0.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पर कैपिटा। ठीक है, सेकेंड क्या है, इन टर्म्स ऑफ CO2 एमिशन फ्रॉम द फ्यूल कंबंशन इंडिया रैंक सेकेंड इन द एशिया पैसिफिक रीजन। पूरे एशिया पैसिफिक पे इंडिया सेकेंड रैंक पे है। ठीक है, ये क्या है, एक फैक्ट है। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे ना क्वेश्चंस आप जो है लॉजिक पे सिर्फ सॉल्व कर लोगे और मैं देखना तीनों लॉजिक पे ही सॉल्व करूँगा। ठीक है, विद द बेसिक नॉलेज। देन इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द CO2 एमिशन इन इंडिया। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोड्यूसर। अब तुम सोचो, इतनी सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, इतनी सारी चीज़ें हैं भाई, इतनी सारी चीज़ें जो हीट प्रोड्यूस करती है ना, इतनी सारी चीज़ें। सो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि दीज आर दी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ CO2 एमिशन इन इंडिया, है ना। ये आप इस पर आप लाइक स्टेटमेंट गलत नहीं कर सकते, ये बहुत जेनेरिक सा स्टेटमेंट है। वो भी बहुत जेनेरिक तरीके से लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स। तो भाई बहुत सारी चीज़ें जो हीट प्रोड्यूस कर रही है, बहुत सारी एनर्जी लाइक सोर्सेज है इंडिया में। तो आप ये स्टेटमेंट जेनेरिक सा स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप गलत मान ही नहीं सकते। ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट तो सही है, इतना आपको समझाना कि यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, अब यहाँ पे दो फैक्ट्स दिए हुए, एक फैक्ट है पहले वाले तुम्हारे स्टेटमेंट है, दूसरा है तुम्हारे सेकंड स्टेटमेंट में। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इन इंडिया इज लेस देन 0.5 टन ऑफ CO2 पर कैपिटा। ठीक है, लेस देन 0.5 टन। ठीक है, 0.5 टन से भी कम, है ना। आपको सच में लगता है कि इंडिया में CO2 इमिशन इतना लाइक कम है? और लेस देन का भी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। लाइक 0.5 भाई अभी पता है 2 है, 2 टन तुम्हारा CO2 पर कैपिटा है अराउंड, है ना, यही अभी चल रहे हैं। ठीक है, अब तुम सोचो ये क्या फिगर दिया हुआ है कि लेस देन 0.5 टन, समझ रहे हो। तो एक तो फैक्ट और ऊपर से जानबूझ करके ऐसे भी दे सकता था ना कि इज 0.5 टन, बट इन्होंने लिखा है लेस देन 0.5 टन। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो कि एग्जामिनर ही इस स्टेटमेंट को गलत कहना चाहता है। ठीक है, आप खुद सोचो, क्या इंडिया में CO2 इमिशन इतना कम होता तो क्या हम अभी बात कर रहे थे दिल्ली में एयर पोल्यूशन की? खुद सोचो, अपना लॉजिक यूज़ करो। ठीक है, अपना बुद्धि यूज़ करो, अपना इंटेलेक्ट यूज़ करो। हम क्या अभी इंडिया का AQI इतना ख़राब है, इतना ख़राब है इंडिया का AQI, आपको पता है ना। छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ भी AQI तुम्हारा 220-230 के ऊपर है, ऐसा चला हुआ है सीन। तो क्या सच में तुमको लगता है कि लेस देन 0.5 टन है CO2 पर कैपिटा, है ना? ये लॉजिक यूज़ करो। लाइक यू आर लाइक बेसिक सिटीजन ऑफ इंडिया, तो भी आप इस चीज़ को सोच सकते हो, है ना। कोई मैं बहुत ऐसा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिख रहा है साफ साफ ये एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, एक गलत स्टेटमेंट है, और तीसरा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखना मेरी बात को ध्यान से सुनना। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, थर्ड स्टेटमेंट आपको पता है सही है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट यू आर लाइक डैम श्योर कि इट्स राइट, एंड सेकेंड एंड 3 इज द आंसर। तो हमने ये क्या यूज़ किया, हमने एक क्या किया, बेसिक नॉलेज और बेसिक लॉजिक का यूज़ किया। ठीक है, बेसिक लॉजिक यूज़ किया और बेसिक नॉलेज का यूज़ किया इस स्टेटमेंट को रीड करने के लिए, है ना। इस स्टेटमेंट के बारे में अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप ये आंसर सही करके आ सकते थे। एग्जामिनर को सिर्फ चाहिए था कि आप इस चीज़ को कैच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इस चीज़ को आप पकड़ पा रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो, समझ रहे हो, बस इतना ही चाहिए था। ये 2025 का मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। अब देखो फिर से 2025 का एक और क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ। 40 नंबर क्वेश्चन है, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस मोर ऑक्सीजन दैन दैट प्रोड्यूस्ड बाय द ओशन। ठीक है,
मतलब क्या, ओशन से ज़्यादा रेन फॉरेस्ट तुम्हारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलो यहीं पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब मेरी बात को बताना, एक ओशंस ज़्यादा है या तुम्हारे कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा है? ओशंस बड़े या कॉन्टिनेंट्स बड़े? बहुत बेसिक बच्चों वाला सवाल पूछा मैंने। ऑब्वियसली ओशन बड़े है, ओशन बड़े है ना, ओशन बड़े हैं, ओशन का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है। तो तुम एक चीज़ बताओ, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज़, कि जो रेन फॉरेस्ट है ना, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, कुछ लाइक गिने चुने रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, अगर उन सबको मिला भी दो ना, तो भी वो ओशन के अंदर जो मरीन लाइफ है ना, उसको वो नहीं लाइक बैलेंस कर सकते। ओशन में लाइक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जो प्लांट्स है, जो बैक्टीरिया है, जो साइनोबैक्टीरिया है, लाइक दे आर डूइंग फोटोसिंथेसिस ऑल द टाइम, और ओशन का एक्सपेंशन बहुत बड़ा है, मतलब कॉन्टिनेंट का दुगुना तिगुना है। आप समझ रहे हो इस चीज़ को? तो हाउ रेन फॉरेस्ट कैन प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दी लाइक ओशन? खुद सोचो, ओशन इतना वास्ट है, इतना वास्ट, और रेन फॉरेस्ट गिने चुने जगह पे कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? तो इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन दी प्रोड्यूस बाई ओशन? है ना, बहुत बेसिक सेंस, बहुत बेसिक सेंस की मैं बात बता रहा हूँ। कोई ऐसा मैं ट्रिक यहाँ नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ भी मैंने आपको कोई ट्रिक नहीं समझाया, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, मैं यहाँ ट्रिक्स नहीं बताता हूँ। ठीक है, ट्रिक्स आर लाइक मोस्ट डर्टीएस्ट थिंग, ट्रिक्स कुछ होते नहीं है, ट्रिक्स कभी वर्क भी नहीं करता, मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये लॉजिक्स को समझना है, लॉजिक्स और ट्रिक्स में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो हाउ रेन फॉरेस्ट कैन प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन ओशन? नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। ठीक है, देन सेकेंड स्टेटमेंट, मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन। अब एक चीज़ देखो, ये चीज़ समझना, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे लिख दिया साफ साफ, मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन। पूरे दुनिया का 50% ऑक्सीजन केवल मरीन फाइटोप्लैंक्टन और तुम्हारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो डायरेक्ट इसका कॉन्ट्राडिक्ट है ना, ये स्टेटमेंट तो डायरेक्ट इसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, है ना। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो देखो गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो ए हटा दो, सी हटा दो, है ना। अब नन ऑफ दी अबव करेक्ट लिखा हुआ है और सेकंड ओनली लिखा है। थर्ड स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड हाइयर ऑक्सीजन दैट इन दी एटमॉस्फेरिक एरियर। तो देखो, अभी मैं एक बढ़िया चीज़ आपको सिखाता हूँ, चाहे एनवायरनमेंट हो या कोई भी मॉड्यूल हो। पहली चीज़ तो जब भी PYQ सॉल्व करो, अपने हाथ में पेन या पेंसिल रखो, ठीक है, और आपको ना ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स को ना ऐसा सर्कल करना है, हाईलाइट करना है पूरे टाइम। सेवरल फोल्ड हाइयर ऑक्सीजन क्या होता है भाई? सेवरल फोल्ड हाइयर मतलब समझ रहे हो, इट इज़ टॉकिंग समथिंग एक्सट्रीम, कि बहुत हाइयर है। इट्स सेवरल फोल्ड हाइयर, वो भी कोई लिमिट नहीं दे रहा, इट इज़ सेवरल फोल्ड हाइयर। नो, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम, कोई ऐसा सेवरल फोल्ड हाइयर नहीं होता। और सेवरल फोल्ड हाइयर क्या है? ये अपने आप में ही एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट है। क्या है? एक एक्सट्रीम सा स्टेटमेंट है। द सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। मैं एक चीज़ बताता हूँ, ऐसे अगर आपको ऑप्शंस दिखे, तो जब आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाए, तो कभी नन बहुत रेयर केस में ही आंसर होता है, बहुत रेयर केस में जो ऑप्शन है आप उसके साथ सिंपली जाओ। ठीक है, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। ठीक है, ऐसा 0.1% कभी ऐसा चांस बनेगा जहाँ पे नन ऐसा आंसर होगा, वरना गो विद द ऑप्शन। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, और यहाँ एक बेसिक सा मैंने आपको लॉजिक दिया विद सम नॉलेज, अगर आपको पता है तो, कि भाई रेन फॉरेस्ट कितने हैं, गिने चुने रेन फॉरेस्ट है यार, अमेजोन का रेन फॉरेस्ट है, 2-3 और गिने चुने होंगे। ठीक है, लेकिन ओशन तो भाई बहुत वास्ट है ना यार, मतलब कितना तो अनएक्सप्लोर्ड है। आपको लगता है मेरे को इंसानों ने सिर्फ 10 to 11%, वो भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, ओशन को सिर्फ एक्सप्लोर किया है। इतना बड़ा, इतना वास्ट है ओशन, समझ रहे ना। तो एक सिंपल सा लॉजिक मैंने दिया, ये भी 2025 का ही पेपर है। फिर 2025 का एक और क्वेश्चन में दिखाता हूँ, 44 नंबर क्वेश्चन देखना, 44। सिगरेट बर्ड्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर्स, है ना, 3 चीज़ें दी हैं। हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक? अब किसमें किसमें प्लास्टिक होते हैं? ठीक है भाई, सिगरेट बर्ड्स में प्लास्टिक क्यों नहीं हो सकता? आई ग्लास लेंसेज में प्लास्टिक क्यों नहीं हो सकते? कार टायर्स में प्लास्टिक क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? गिव मी वन रीजन कि कार टायर्स में क्यों नहीं प्लास्टिक हो सकता है। कार टायर्स को बनाने में प्लास्टिक को रिसाइकिल करके प्लास्टिक का यूज़ होता हो किसी चीज़ में, भाई थोड़ा सा भी यूज़ हो गया तब तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ना फिर तो ऑल 3 ऐसे, हमेशा ऐसे ऑप्शंस में ना, ऐसे क्वेश्चंस में ना ऑल 3 आंसर होता है। और हर साल ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल एनवायरनमेंट में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो कैसे बोल सकते हैं कि आप इन तीनों में यूज़ नहीं होता होगा प्लास्टिक, है ना, समझ रहे मेरी बात को। तो इस तरीके से ऑल 3 इज द आंसर। तो इस तरीके से ना आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को बहुत आराम से, बहुत ढंग से सॉल्व कर सकते हो, है ना। अब देखो, मैं कुछ और इंटरेस्टिंग आपको हाइलाइटिंग थीम्स की भी बात कर रहे थे, वही मैं दिखाता। देखो, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, 22 का क्वेश्चन। 20 का क्वेश्चन क्या, सिलोन फ्रॉग मत,
तुम्हारा कॉपर स्मिथ बारबेट और तुम्हारा ये ग्रे चिंड, कौन से इसमें वाइट थ्रॉटेड रेस्टार्ट क्या है, बर्ड्स है, प्राइमेट्स है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है, दिन 2024 का क्वेश्चन। सिकाडा फ्रॉग ओवरऑड पॉन्ड स्केटर, बर्ड है, फिश है, इंसेक्ट है, रेप्टाइल है। मतलब क्या ऐसे देखो इस थीम पे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। वाइट ग्रे, जहाँ ऐसा नाम आए ना ये वाइट ग्रे, जहाँ ये कलर वलर की बात हो ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इसका आंसर बर्ड्स होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि बर्ड्स आंसर होता है। ठीक है, 24 का देखो ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये क्या फ्रॉग होपर लिखा ना, फ्रॉग होपर, पता है फ्रॉग होपर क्या होता है? फ्रॉग्स के जैसा दिखता है। और ग्रास शॉपर सुना है नाम, ग्रास शॉपर है ना, ग्रास शॉपर, तो वही तुम्हारा शॉपर है, हॉपर है ना। तो ग्रास शॉपर क्या है? ग्रास शॉपर इज अ इंसेक्ट। फ्रॉग देखो एक एम्फीबियन होता है। एम्फीबियन तो देखो लिस्ट में भी नहीं दिया है, नाम भी नहीं है कि एम्फीबियन, एम्फीबियन कहीं लिखा ही नहीं है इसमें। तो फ्रॉग हॉपर, बस ये आपको कैच करना है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। इंसेक्ट इज द आंसर, समझ रहे हो? नॉट अ बर्ड, बर्ड नहीं है, आपको पता है महासीर मछली का नाम होता है, मछली को बोलते हैं। ठीक है, तो महासीर इज द गोल्डन महासीर इज द आंसर। तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, है ना। और देखो इसमें सारे इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है। 2022 का एक क्वेश्चन देख लो, क्या बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यू? हाँ इट कैन, वाई इट कांट? मैंने क्या बोला, कभी टेक्नोलॉजी की और ऐसी बात है ना कि इट कैन बी, हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ करेक्ट। वाई इट कैन नॉट? कोई निगेटिव चीज़ थोड़ी ना, बायोफिल्म इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, कुछ पॉजिटिव थिंग है तो इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, बस इतना समझो। तो इट कैन फॉर्म मेडिकल इम्प्लांट विद इन ह्यूमन टिश्यू। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज। बायोफिल्म कैन एग्जिबिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, सारी चीज़ें, सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्यों नहीं हो सकता है? ठीक है, समझ रहे हो? जहाँ ये कैन 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 ऐसा रहता है ना, मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट सही होते हैं। 1 2 3 इज द आंसर। 23 में आ जाओ, एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको फिर देखिएगा। विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट लिखा हुआ है तो कोल बेस्ड है। ठीक है, अब देखना पढ़ना ध्यान से। नन ऑफ देम यूजेज सी वाटर। नन ऑफ मतलब कोई इस दुनिया में ऐसा कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है ही नहीं जो सी वाटर यूज़ करता हो। ऐसा क्या पॉसिबल है क्या? अरे इस दुनिया में कोई भी है, इंडिया में चलो, इंडिया में कोई भी एक भी अगर सी वाटर 1 लीटर भी यूज़ करता हो तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा ये। ठीक है, तो नन ऑफ देम यूजेज सी वाटर बिल्कुल भी गलत है। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट, मतलब कोई भी वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं। पॉसिबल है क्या ये? नहीं पॉसिबल है, बहुत एक्सट्रीम बात है ये कहने को। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, कोई किसी ने भी कोई भी प्राइवेटली ओन्ड है ही नहीं। क्या ये लॉजिकल बात है क्या कहना? नहीं, इट्स नॉट लॉजिकल थिंग। नन इज द आंसर। इसी तरह 2024 में क्या, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। राइस इंटेंसिफिकेशन क्या, एक पॉजिटिव सी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, जहाँ पे ऑल्टरनेट वेट और ड्राई करते हैं राइस को, राइस फील्ड को। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, तो पॉजिटिव चीज़, रिड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है यार, सीड रिक्वायरमेंट कम होगी। रिड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, हाँ अच्छी चीज़ है, जब ये पॉजिटिव चीज़ है तो इसका इंपैक्ट भी पॉजिटिव होगा। रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ऑब्वियसली कम होगा, ऑल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये भी तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी कम होगा। एंड द आंसर विल बी 1 2 and 3, है ना। तो देखो इस तरीके से आप इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिसको नहीं पता है, प्रेडिक्ट इज ऑलरेडी लॉन्च्ड। भाई देखो प्रेडिक्ट में मैं स्टडी मटेरियल, हाईलाइटिंग थीम्स पूरा कवर कर रहा हूँ विद लेक्चर सीरीज। ठीक है, और टेंशन मत लो, जो आपकी वैलिडिटी है वो मीन्स 2026 तक है, मीन्स 26 तक। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर सीरीज रहेगा, 1000+ PYQs के एनालिसिस करेंगे, ऐसे ही बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे। मेरी बात को, एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से सुनना, क्या कि अगर आपको प्रिपरेशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, आप खुद से मैनेज नहीं कर पा रहे हो बहुत सारी चीज़ें, या खुद से पढ़ नहीं पा रहे हो, आप शेड्यूल को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, मुश्किलात आ रही है, प्लीज़ इतना सोचो मत, अब इतना वक्त नहीं है। नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है प्रोसेस, अभी थोड़ी देर में फॉर्म फिलिंग भी खत्म हो जाएगी। तो एट द एंड बैठ करके परेशान होने से अच्छा है कि अभी ज्वाइन करो और उसको साथ कंटिन्यू करो, अपने आप को फ्लो में रखो। ठीक है, रादर देन अपना वक्त और ज़ाया करने का, सोचने का और बर्बाद करने का। अंडरस्टूड? इतना समझा आपको? चलो स्टार्ट करते हैं सिलेबस एनालिसिस के साथ। सिलेबस एनालिसिस की बात कर ले तो जनरल इशूज़ ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, दे डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ये प्रीलिम्स का सिलेबस कहता है। ठीक है, मतलब प्रीलिम्स का स्पेसिफिक सिलेबस कहता है कि संकराइज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मोटी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्वायरमेंटलिस्ट नहीं बनना है, आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, आपको सिंपल सा जनरल इश्यूज यू हैव टू नो। जनरल इश्यूज कैसे पता लगेंगे?
करंट अफेयर्स, आपका करंट अफेयर्स ही काफ़ी है। अगर आप PT 365 भी करके जाते हो तो ऑब्वियसली वो लिंक रहता है तुम्हारा स्टैटिक के साथ में, तो मोस्टली चीज़ आप उधर से भी कवर कर लोगे। तो आपको ना ज़रूरी नहीं है कि आप मोटी मोटी बुक्स पढ़ो, PMF की पूरी जाकर के बुक रटो, नॉट नीडेड एट ऑल। ठीक है, चलो अब आते हैं काम की बात पे। ईयर वाइज देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 15 से देखते हैं, 17, 20, 15, 11, 21, 19, देखो अब यहाँ से 18 से देखना, 18 के बाद से 21 क्वेश्चन पूछा, 19 पूछा, फिर 22 पूछा, फिर 19 पूछा, फिर 16 पूछा, फिर 20 क्वेश्चन पूछा। मैंने क्या बोला, हर साल 18 से 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हर साल, और पूछेंगे, ऑब्लिगेशन है भाई, CSC का और फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जामिनेशन ही साथ में हो रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़, ईजी क्वेश्चन पूछा भी टोटल, ये 10 सालों का मैं बता रहा हूँ, ईजी क्वेश्चन पूछा 50, मीडियम पूछा 90, आप इन दोनों को मिला दो तो 140 क्वेश्चन बनते हैं। 140 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी और मीडियम कैटेगरी के थे, मतलब क्या, जो सॉल्वेबल थे, जो आप सॉल्व करके अच्छा खासा स्कोर कर सकते थे। मात्र 43 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डिफिकल्ट थे, अगर आप इसको ड्रॉप भी कर दो, छोड़ भी दो, तो भी आप कट ऑफ आराम से क्लियर करोगे, स्पेशली जब हम इन्वायरमेंट की बात करें तो। अगर आप ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हटा भी दो तो, मेरे कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि आपको ना ज़्यादा कुछ भसड़ मचाने नहीं है। मेरा काम क्या है, मैंने बोला कि आसान करना है अपनी चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी में, ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाना ही नहीं है इन्वायरमेंट में यार। यू हैव टू बी ईजी। मैंने अभी PYQ सॉल्व करके दिखाया ना आपको, उस तरीके से। नाउ द हाई यील्डिंग थीम्स। हाई यील्डिंग थीम्स, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, 41 क्वेश्चंस डायरेक्टली है फ्रॉम यहाँ से। इकोसिस्टम से 6 क्वेश्चन है। प्रोटेक्ट, लास्ट 10 साल का है ये, 10 ईयर्स है ना। प्रोटेक्टेड एरिया से 11 क्वेश्चन है। कन्वेंशन से 23 क्वेश्चन है। लॉ एंड पॉलिसी से 23 क्वेश्चन है। फिर फॉरेस्ट लॉ से 5 क्वेश्चन है। क्लाइमेट चेंज से 15 क्वेश्चन है। पोल्यूशन से 19 क्वेश्चन है। अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी 12 क्वेश्चन। एग्रीकल्चर 18 क्वेश्चन, ठीक है, और जो भी टर्म्स न्यूज़ में है 7 क्वेश्चन। ये तुम्हारा ब्रेकअप है। अब देखो, बायोडाइवर्सिटी अकेले का 41 क्वेश्चन, कन्वेंशन अकेले का 23 क्वेश्चन, लॉ एंड पॉलिसी अकेले का 23 क्वेश्चन, पोल्यूशन 19 क्वेश्चन, क्लाइमेट चेंज 15 क्वेश्चन। सिर्फ ये 5 भी करके चले जाओगे ना, तो भी मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ ना, 20 में से 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे ही सही करके आओगे, ज़्यादा ही करके आओगे सही, ठीक है, 13-14 मान के चलो आराम से, समझ रहे। तो सिर्फ इस हाई यील्डिंग थीम्स को आपने कवर करना है अच्छे से। बाकी मैंने प्रोडक्ट का आपको ऑलरेडी बता दिया है, मेंटोरशिप भी रहेगा ऑब्वियसली, आप पूरे टाइम मेरे साथ लाइफ टाइम कनेक्ट रह सकते हो। जब भी कभी भी ज़रूरत हो, आम जस्ट अ मैसेज और कॉल अवे। देन एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी आपको मिलेगा प्रोडक्ट का, वहाँ पे आपको डेली टारगेट्स और मैं लेक्चर्स के साथ दूंगा, ठीक है। तो आपको जस्ट सिर्फ लेक्चर्स देख लेना है, PYQs एनालिसिस देख लेना है, एंड यू आर डन। देन इफेक्टिव डाउट रेजोल्यूशन ऑब्वियसली, और CSAT भी करेंगे लास्ट 5 सालों का, ठीक है। देन आगे आ जाओ डे वाइज शेड्यूल। तो डे वाइज शेड्यूल में क्या करना है, तो आपको डे वाइज प्लान मैंने दे दिया। क्या, डे 1 पे दिस थिंग, तुम्हारा कौन सा बुक कौन सा है, क्लास 11 की बायोलॉजी है NCERT की, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पेज नंबर 161 to 187, यहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से स्टेटमेंट्स बने हैं, उसीलिए मैं रेफर कर रहा हूँ कि आप यहाँ से पढ़ो, ठीक है। डे 2 में यूनिट 10 आपको खत्म करना है, इकोलॉजी, ठीक है। तो ये वाली बुक की यूनिट 9 और यूनिट 10 आपने फिनिश करना है, ठीक है। देन आपको ये PT 365 फिनिश करनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं एनवायरनमेंट की PT 365 यूट्यूब पे करूँ, आपके साथ करूँ, लेक्चर लूँ, आप मेरे को सिर्फ और सिर्फ कमेंट सेक्शन में बता देना। ऑब्वियसली भाई अगर चाहिए तो बताना पड़ेगा, ठीक है। मैंने बहुत सारा कुछ आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है ऑलरेडी। मैंने सोचा हुआ है कि 2025 का, 24 का, 23 का 5 सालों का कंप्लीट पेपर एनालिसिस में दूंगा अभी। फिर मैं एनवायरनमेंट का जो है ये PT 365 का भी लेक्चर ले लूँगा। आप अगर बताओगे तो मैं ज़रूर ले लूँगा, ठीक है। डे 3 में बायोडाइवर्सिटी, डे 4 में क्लाइमेट चेंज करना है इसी बुक का, ठीक है। डे 5 में पोल्यूशन, 6 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 7 में डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ज्योग्राफी, 8th में आपको प्लेसेस इन न्यूज़ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़। आपको ये कर लेना है फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ये वाला बुक, ठीक है। अब इसका अपडेटेड भी आएगा तो वहाँ से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अब एक मेरे को डाउट आने वाला है कि सर इज़ इट इनफ? अरे इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, इट इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा इनफ कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत इनफ है। मत करो शंकराइज, मैं पहले बोलता था PMF की बुक करने के लिए, बट क्यों 1200 पेजेस की बुक करोगे जब ज़रूरत ही नहीं है? आपको सिलेबस ने तो बोला नहीं है ना PMF पर क्या हो, ठीक है। तो आप ये करो, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। बाकी पढ़ाई वढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है तो सीधे प्रोडक्ट ज्वाइन करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि इस बार आपका प्रीलिम्स तो क्लियर करा के ही मैं सांस लेने वाला हूँ, ठीक है। इट्स माई कमिटमेंट टू माई सेल्फ
कि प्रीलिम्स तो आपका क्लियर कराना ही कराना है। ऑल द बेस्ट।